इस कार को भी आज ही खराब होना था। एक तो ड्राइवर नहीं लाई मैं, और ऊपर से फोन भी डेड है। मेघा गाड़ी के अंदर से कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसके पीछे एक डबल डेकर बस आके रुक जाती है। वो पीछे मुड़ती है। ये बस कहाँ से आ गई? मैंने तो रोका भी नहीं। मेघा बस में चढ़ जाती है। बस के अंदर कुछ लोग बैठे हैं। टूरिस्ट जैसे कपड़े पहने हैं, जैसे किसी साइट सीइंग पे आए हों। बस के अंदर म्यूजिक बज रहा है। भैया, मुझे अटावा शहर में उतार देना। टिकट? कंडक्टर ना तो जवाब देता है ना ही टिकट। वो चुपचाप बस सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। अजीब इंसान है, टिकट भी नहीं दिया। कुछ ही समय बाद मेघा की आंखें बंद होने लगी। वो सोने ही वाली थी कि उसे कहीं से लाउड म्यूजिक सुनाई दिया। उसने आंखें खोलकर देखा, पर उसे ड्राइवर सीट खाली लगी। उसने फिर से अच्छे से देखा तो ड्राइवर अपनी सीट पे ही बैठा हुआ था। मेघा को बस में बैठे बहुत अजीब लग रहा था। ये म्यूजिक तो बंद ही नहीं हो रहा। किसी और को तकलीफ नहीं हो रही है क्या इससे? वो कंडक्टर को हाथ दिखाकर बुलाती है और उससे पूछती है, भैया ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? कंडक्टर कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। मेघा अपने पीछे बैठे इंसान को देखती है। वो आंखें फाड़ के बिना पलक झपकाए मेघा की तरफ देख रहा है। मेघा थोड़ा डरे हुए उससे पूछती है, ये इतना लाउड म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? ऊपर पार्टी हो रही है। रात के 12 बजे, वो भी एक चलती हुई बस में? कैसी पार्टी है ये? तुम्हारी मौत की। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना कह के वो इंसान उठकर ऊपर चढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे हर पैसेंजर ऊपर चला गया। अब बस ड्राइवर और मेघा बच गए थे। मेघा को बस में बैठे हुए काफी टाइम हो चुका था और अभी तक वो शहर नहीं पहुंची। उसने बस ड्राइवर से पूछने का सोचा, ड्राइवर, ओ ड्राइवर भाई साहब, हम कहाँ पहुंचे हैं? ड्राइवर सीट पर बैठे हुए अपना पूरा सिर घुमाकर मेघा को देखकर भयानक तरीके से हंसता है। कौन हो तुम? हे भगवान, मैंने ये क्या देख लिया? मेघा की ऊपर पहुंच के आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने देखा कि वहाँ पार्टी चल रही थी, पर कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं, बल्कि भूतों की पार्टी। किसी भूत का सिर कटा हुआ था तो किसी भूत के हाथ, कोई भूत आग में जला हुआ था तो किसी भूत का चेहरा छिला हुआ। ये क्या हो रहा है? मेघा जब ये बोल रही होती है तभी वो कंडक्टर अपने नुकीले नाखून वाले हाथ से मेघा को आगे लेके आता है। कंडक्टर की आंखें पूरी सफेद हैं। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। सारे भूत मेघा को चारों ओर से घेर के नाचने लग जाते हैं। मेघा जोर जोर से चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर भूतों की पार्टी के शोर की वजह से उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। मेघा किसी तरह भूतों के चंगुल से निकलकर नीचे भागती है। मेघा नीचे पहुंचती है और बस का ड्राइवर अपना सिर उल्टा करके बस चला रहा है। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरने वाली, नहीं। कहाँ जाना है? ऐसा कहते हुए ड्राइवर अपनी जगह से उठ जाता है और दोनों हाथ आगे करके मेघा की तरफ चलने लग जाता है। ऊपर से एक एक करके सारे भूत नीचे आ जाते हैं और सब मेघा की तरफ भागने लग जाते हैं। मेघा देखती है कि बस सीधे एक खाई की तरफ जा रही है। मेघा चलती हुई बस से कूद जाती है। मेघा बस से कूद के जख्मी हो गई और वो उस सुनसान रास्ते में हैरानी से उस भूत या पार्टी बस को आगे जाते हुए देख रही थी। वो बस रुकी और यू टर्न लेने लगी। मेघा अपनी सारी ताकत जुटा के भागने लगी। मेघा बिना रुके, बिना पीछे मुड़े भागती गई और वो तब तक भागती रही जब तक वो बस उसे दिखना बंद नहीं हो गई और उसका म्यूजिक सुनना बंद नहीं हो गया हो। और तब जाके मेघा ने चैन की सांस ली। ये वाकया सन 2006 के आसपास का है। मैं एसएससी की तैयारी करने इलाहाबाद गई थी। कुछ साल पहले मेरे भैया भी तैयारी करने
इलाहाबाद जा चुके थे। अपने भाई के कहने पर मैंने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी सीखना शुरू कर दिया था। उस समय कंप्यूटर इतने पॉपुलर नहीं थे। टाइपिंग टाइपराइटर पर सीखी जाती थी। मेरी टाइपिंग की क्लासेस में बहुत कम स्टूडेंट आते थे। कभी कभी मैं कोचिंग में अकेली ही रह जाती थी। एक बार सर ने बताया कि वो किसी जरूरी काम से 15-20 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। कोचिंग खुली रहेगी और मैं कोचिंग में आकर प्रैक्टिस कर सकती हूँ। अगले दिन मैं टाइपिंग की क्लासेस में अकेली ही बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक लड़की आई। सर कहीं गए हैं क्या? हाँ सर, कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। क्या तुम इसी बेंच में आती हो? मैं सर की पुरानी स्टूडेंट हूँ, कभी कभी प्रैक्टिस करने आ जाती हूँ। मेरा नाम नेहा है। और तुम्हारा? मेरा नाम रूबी है। नेहा बहुत बातूनी थी। एक दिन में ही उसने मुझे अपना दोस्त बना लिया। अब हम दोनों साथ साथ ही कोचिंग में लौटा करते थे। मैं अपने हॉस्टल की तरफ चली जाती थी और नेहा बांस मंडी की तरफ चली जाती थी। नेहा ने बताया था कि उसका घर बांस मंडी के पास ही था। करीब 10 दिन बाद नेहा कुछ दिनों के लिए गायब हो गई। एक दिन जब मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी तो वो मुझे मिली। वो बहुत खुश थी। मुझसे बोली, 2 दिन बाद मेरी एंगेजमेंट है, प्लीज तुम जरूर आना। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे शादी पार्टियों में जाना पसंद नहीं। ठीक है, सिर्फ मेरी एंगेजमेंट अटेंड कर लो, उसके बाद फिर किसी पार्टी वगैरह में मत जाना। मेरी नई दोस्त होने के नाते तुम इतना तो कर ही सकती हो ना। आखिरकार मुझे हाँ करना पड़ा। बांस मंडी के उस पार ही मेरा घर है। रात में 9 बजे आ जाना। लेकिन एंगेजमेंट तो दिन में होती है। हाँ, होती तो दिन में ही है, लेकिन मेरे होने वाले हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। वो ड्यूटी से शाम को लौटेंगे और तभी एंगेजमेंट हो पाएगी। नेहा मेरे मोबाइल पर अपना एड्रेस SMS करके चली गई। नेहा से तो मैंने एंगेजमेंट में आने के लिए हाँ कर दिया था, पर एंगेजमेंट वाले दिन मेरा मूड बदल गया। मैंने शहर के रास्ते देखे नहीं थे और फिर रात में जाना था, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उस शाम करीब 7:30 बजे लाइट चली गई। वैसे हॉस्टल की लाइट बहुत कम ही जाती थी, लेकिन उस दिन 1 घंटे तक लाइट नहीं आई। मैं अंधेरे में लेटी रही। अचानक पीछे से किसी ने तकिया सहित मेरा मुंह सर ऊपर उठा दिया। मैं अपने आप उठकर बैठ गई। डर के मारे मैं कूदकर बेड से बाहर आ गई और मैं टेबल पर रखे मोबाइल की तरफ बढ़ी ताकि मोबाइल की टॉर्च चला सकूं। लेकिन मेरा पैर मच्छर भगाने वाले कॉइल के स्टैंड पर पड़ गया और मैं बुरी तरह चिल्ला पड़ी। मुझे लगा मेरे पैर में काफी घाव हो गया होगा, लेकिन कुछ देर बाद जब लाइट आई तो मैंने देखा कि पैर में कुछ भी नहीं हुआ है। अचानक मेरा मोबाइल बजा। नेहा का ही फोन था। मैंने जैसे ही कान पर फोन लगाया, उधर से आवाज आई, रूबी आ नहीं रही हो क्या? मैं ना कहना चाहती थी, पर मेरे मुंह से निकल गया, हाँ आ रही हूँ। कभी कभी किसी काम के लिए हम चाहते हुए भी मना नहीं कर पाते। उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। आखिरकार मैं हॉस्टल से नेहा के घर की तरफ निकल पड़ी। बांस मंडी में दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। मंडी में तो काफी भीड़ भाड़ थी, लेकिन मंडी के पार का इलाका एकदम वीरान लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं लौट जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा जब इतनी दूर आ ही गई हूं तो फिर लौटना बेकार है। मैं विचारों में खोई हुई चली जा रही थी। तभी किसी ने मेरे पीछे कुछ फेंका। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो खोपड़ी थी। डर के मारे मैं तेजी से चलने लगी। राइट साइड में मुझे एक गली दिखाई दी जिसके आगे तिलक कॉलोनी का बोर्ड लगा था। मैंने तुरंत मोबाइल से वो SMS देखा जिसमें नेहा का एड्रेस लिखा था। मैं तुरंत ही गली के अंदर गई। गली काफी लंबी थी और उसके सबसे अंतिम मकान पर सजावट की हुई थी। मैं समझ गई कि वही नेहा का मकान है। मैंने नेहा के घर की तरफ बढ़ते हुए नेहा को फोन किया। हेलो नेहा, क्या तुम बाहर आ जाओगी? मैं तुम्हारे घर पर पहुंचने ही वाली हूँ। तुम सीधे घर के अंदर आ जाओ। इतना कहकर नेहा ने फोन काट दिया। घर के बाहर काफी चहल पहल थी, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी मेरे होश उड़ गए। पूरा घर एक खंडर जैसा लग रहा था। घास और झाड़ियां जगह जगह उगी हुई थीं। मैं समझ गई कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे दरवाजा था ही नहीं, दीवार थी। तभी मुझे मेरे पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो हंसी भयानक थी। तो नेहा खड़ी थी। उसके पूरे चेहरे पर लाल सिंदूर लगा हुआ था। उसने श्रृंगार किया हुआ था, लेकिन श्रृंगार ने उसका चेहरा और भयानक बना दिया था।
नेहा अपने दोनों हाथ आगे करके मेरी तरफ बढ़ी, जैसे वो मेरा गला घोटने आ रही हो। मैं पीछे भागती तो कहाँ भागती, क्योंकि पीछे तो दीवार थी, कोई दरवाजा नहीं दिख रहा था। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। जमीन पर ईंटें और पत्थर पड़े हुए थे। मैंने ईंटें पत्थर उठाकर नेहा की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। वो पत्थरों से लहूलुहान हो गई, लेकिन फिर भी हंसी जा रही थी और मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। मैंने देखा कि दीवार के किनारे एक शहतूत का पेड़ है। मैं उस पेड़ के सहारे दीवार कूद सकती थी, लेकिन मैं पेड़ की तरफ भागी। मैं पेड़ तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन पीछे से नेहा ने मेरा पैर पकड़ लिया और वो मुझे खींचने लगी। आखिरकार मैंने एक ईंट उठाकर उसके सिर पर मारी। वो बेहोश होकर गिर पड़ी और मैं पेड़ से कूदकर तुरंत ही बाउंड्री के बाहर आ गई। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, इसलिए मैंने हॉस्टल के चौकीदार को फोन किया और जगह की लोकेशन बताई। चौकीदार ने मुझे बताया कि मैं तिलक कॉलोनी के पार वाले खंडर में हूँ। उसने कहा कि वो आधे पौने घंटे में पहुँच जाएगा। तभी मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। ये नेहा की आत्मा थी। क्या तुम जिंदा नहीं हो और मुझे क्यों सता रही हो? 7 साल पहले तुम्हारा भाई अभिषेक और मैं एक ही बैच में टाइपिंग करते थे। मैं अभिषेक को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। हमने एंगेजमेंट प्लान बना लिया था। अभिषेक ने कहा था कि वो अपने घर जल्दी से ही मेरे बारे में बता देगा, लेकिन एंगेजमेंट होने से कुछ दिन पहले ही तुम्हारे भाई की नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद तुम्हारे भाई के लिए ढेर सारे महंगे महंगे रिश्ते आने लगे। उन्होंने ढेर सारा दहेज देकर एक लड़की से शादी कर ली और मुझे धोखा दे दिया। मैं अभिषेक के बिना नहीं जी सकती थी, इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली। इतना कहकर नेहा की आत्मा गायब हो गई। मुझे अपने भाई पर बहुत शर्म आई। मैं आंखों में आंसू लिए अपने हॉस्टल लौट आई। बाद में करप्शन के आरोप में मेरे भाई की नौकरी छूट गई। नौकरी छूटते ही मेरी भाभी ने मेरे भाई को छोड़ दिया। मेरा भाई आज अकेले जिंदगी बिता रहा है। उसे अपनी करनी का फल मिल चुका है।